ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, चुनाव हरा दिया गया है। प्रशासन न्यूट्रल नहीं था, चुनाव आयोग मेरे खिलाफ था, कोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैंने अभी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि क्या ममता बनर्जी गलत कह रही हैं। 80% लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सही कह रही हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, वो मैं ठीक पढ़ के सुनाऊंगा कि चारा क्या है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है अपने कांग्रेस के नेताओं को कि ज्यादा खुश मत होइए ममता बनर्जी के हार पर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सवाल किसी पार्टी के हार जीत का नहीं है, ये सवाल भारत का है, लोकतंत्र का है, संविधान का है। और इंडिया गठबंधन की बड़ी कोशिश शुरू हो गई है। उसके लेकर एक मैं अखिलेश यादव का एक पोस्ट पढ़ना चाहता हूं। हर फरेबी फतह की एक मियाद होती है, ये बात की सच्चाई की बुनियाद होती है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कितने वोट काटे गए, कितने वोट जो है वो नए जोड़े गए और कितने वोटों का अंतर है। और मैं नहीं कह रहा हूं, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने कहा है। ममता बनर्जी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का वो बयान मैं पढ़ के बताना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने आज लिखा है और बड़ा मार्मिक है। और सोचिए, इस देश का लीडर ऑफ ओपोजिशन, सबसे पहले मायावती जी ने 2017 में कहा था कि ये ईवीएम की चोरी है, ईवीएम से उनका जनाधार चुराया गया है। तो चुनाव चोरी, ये देखिए, ये मैं राहुल गांधी का पोस्ट पढ़ रहा हूं। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब चारा ही क्या है। उसके बाद ने लिखा है कि सम इन द कांग्रेस एंड अदर्स आर ग्लोटिंग अबाउट टीएमसी लॉस। कुछ कांग्रेस में भी और कुछ बाहरी हैं जो ममता बनर्जी के हार पर खुश हो रहे हैं। They need to understand this is clearly after theft of Assam and Bengal mandate a big step forward by the BJP its mission to destroy Indian democracy. But petty politics aside, this is not about one party or another. This is about India. सोचिए, राहुल गांधी को अब ये समझ में आ गया है कि ये पार्टी का मसला नहीं है। एक अधिकारी हैं विश्वास, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। विश्वास ज्यादातर ओबीसी या एससी समाज के अधिकारी बोलते हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया बीजेपी ने। पश्चिम बंगाल के करीमपुर कांग्रेस कार्यालय को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा रखा था। कांग्रेस नेत्री पूजा राय चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज कार्यालय को खोल दिया। तो इस तरह के बयानबाजी, और ये राहुल गांधी ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी, सोचिए, लगातार लोगों के साथ मारपीट और हिंसा की जा रही है। तो अब साफ है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे अखिलेश यादव ने फोन किया है, तेज प्रताप यादव ने फोन किया है, हेमंत सोरेन ने फोन किया है, उद्धव ठाकरे ने फोन किया है और मैं अब आजाद हूं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी मुख्यमंत्री पद से, मैं राज्यपाल के यहां इस्तीफा देने नहीं जाऊंगी। तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ममता बनर्जी से आप सहमत हैं, असहमत हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साफ साफ आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिला। एग्जैक्टली जो उन्होंने कहा है मैं वही कह रहा हूं, कोई इसमें घालमेल नहीं कर रहा हूं मैं। और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बंगाल में बीजेपी के आते ही कैसे सुशासन आ गया है, कैसे वहां पर, मैं कुछ तस्वीरें तो दिखा नहीं सकता हूं, बताऊंगा कि कैसे सुशासन आ गया है। और यह भी बताऊंगा कि कहां कहां वोट कटा। कोलकाता डीसीपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस, देश छोड़कर भागने की आशंका। ईडी ने सोना कप्पू केस से जुड़े मोंडी। कोलकाता डीसीपी के खिलाफ, इनका नाम सुन लीजिए पहले, उसी से बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा जब इनका नाम, शांतनु सिन्हा विश्वास। तो सोचिए, इस तरह से अब पॉलिटिकल वेंडेटा है। मैं तमाम खबरें बता रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा है कि 90%, ये सुनिए, to lift the democratic rights of the people
तो सोचिए 80 से 90% ईवीएम चार्ज थे। ये सारी बातें ममता बनर्जी कह रही हैं और ये डेटा देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये डेटा सुनिए। एसआईआर इंपैक्ट ऑन इलेक्शन रिजल्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वोट कटने से क्या क्या हुआ सो समझिए। बीजेपी को 46% वोट मिला है, एआईटीसी तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट मिला है, दोनों के बीच डिफरेंस 5% का है। सीपीआईएम को 6% और कांग्रेस को 3%, 9% मिला है। अब देखिए प्रोजेक्टेड टोटल वोट्स 2,90,00,000 वोट जो है वो मिले हैं बीजेपी को, 2,58,00,000 जो वोट मिले हैं वो मिले हैं ममता बनर्जी को, 0.38 लाख जो वोट है वो मिले हैं सीपीएम को, और 0.19 मतलब 19 लाख वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। अब प्रोजेक्टेड डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आईसीटी वोट्स, तृणमूल ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच अंतर समझिए, 30 लाख वोटों का अंतर है। एसआईआर में 90,50,000 वोट काटे गए, अंतर 30 लाख वोटों का है। वोट काटे गए 90,50,000 आउट ऑफ व्हिच, जिसमें से 27 लाख लोगों को मौका था जो रिडिक्शन में जाते थे, वो उनको वोट एडजक्शन था कि उनको वोट डाल सकते हैं, उनका कोई कागजी गड़बड़ी ये सब बहाना करके 27 लाख लोग उसमें ऐसे थे। 5,50,000 लोगों का डिलीशन हुआ फॉर्म 7 के जरिए, और फॉर्म 6 के जरिए एडिशन हुआ 6.5 लाख वोट। अब बताइए वोटों का अंतर, कटने वाले जिनको वोट नहीं डालने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा था कि अगली बार डाल लेना। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जीत का अंतर 27 लाख से ज्यादा हुआ या कम हुआ तो हम बात करेंगे। तो 30 लाख का अंतर है जिसमें 6 लाख वोट एडिशन हुए हैं। तो जो वोट कटे, जो जितने वोट बढ़े वो सब किसके हिस्से में गए? ये सब खेल चल रहा है और ये तमाम सवाल जो हैं वो लोग पूछे जा रहे हैं। और सोचिए कि ये वो तमाम सवाल हैं जो अब सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। टीवी अखबार तो आपको बताएगा कि बीजेपी ने ऐसे मेहनत की, वैसे मेहनत की, ये कार्यकर्ता गए, वो कार्यकर्ता गए, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा एसआईआर का सच क्या है, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या है, बैटरी 90% कैसे होता है। तो इस देश के 90% जो आबादी है बहुजन समाज की, उसको कम से कम लगता है कि उनके दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से पूछिए तो उनको पता चल जाता है। तमाम लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं असम में। सोचिए, केरल में 29 विधायक मुस्लिम जीते हैं। इस देश में कोई सवाल नहीं पूछता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं। जाति जनगणना करवा लीजिए। इस देश में कोई सवाल नहीं पूछता है कि तमाम विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में जनरल कैटेगरी में लोग कितने, और उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं। सिर्फ मुसलमानों को आप कमजोर समझते हैं, इसलिए सारे सवाल पूछते हैं, और जब जाति का सवाल पूछ दिया जाता है तो आप चुप हो जाते हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक आदिवासी और दलित समाज के आरोपी को कहा कि जमानत मिल रही है, तुम्हें थाने में जाकर सफाई करनी पड़ेगी 2 महीना। यह है इस देश के हाई कोर्ट की सच्चाई। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई नहीं पूछता, और हमसे इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि हम ये सब सवाल पूछते हैं। इस देश में सवर्ण जनरल के पत्रकार होके आप सवाल भी पूछ सकते हैं तो भी छूट है, लेकिन आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जबकि हम लोग हमेशा पीड़ित के साथ होते हैं। अब खबर सुनिए, जहां वोट कटे वहां बड़े बड़े नेता कैसे हारे हैं। क्या आपका वोट सुरक्षित है? एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जी के हार के पीछे चौंकाने वाली समानता है। ये आंकड़े बेहद खतरनाक है। एमके स्टालिन कोलाथुर में 1,02,000 वोट कटे, हार का अंतर 8,795 है। ममता बनर्जी भवानीपुर में 51,000 उनके कंस्टिट्यूंसी में वोट कटे, हार का अंतर 15,000। अरविंद केजरीवाल के विधानसभा में 42,000 वोट कटे थे, हार का अंतर 4,089। सोचिए 50 से ज्यादा तो ऐसे कर्मचारी थे जो चुनाव ड्यूटी करवा रहे थे लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था।
तो ये तमाम सवाल है जो पूछे जा रहे हैं और बंगाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं हारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये ममता बनर्जी बोल सकती हैं क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से है। कोई दलित पिछड़ा तो ये भी नहीं बोल सकता है, वरना कल ही उसके घर पर पैरामिलिट्री फोर्स करके उसको अरेस्ट करवा लिया जाएगा और उसको ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। जब ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे कोर्ट से न्याय नहीं मिला, कोई दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक तो ये भी नहीं बोल सकता है। खैर धीरे धीरे ही से दलित को जमानत के बदले थाने की सफाई करने को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अब खूब सुनाया। इस तरह के फैसले आते, आज तक आपने देखा है कभी दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक के पक्ष में जो उसके संवैधानिक अधिकार आरक्षण के पक्ष में कभी कोई फैसला सुना है? कभी कोई फैसला? जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो क्रीमी लेयर लगा दिया गया। और कभी सुना है कि जनरल के अधिकार के खिलाफ कभी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हो? तो ये इसीलिए डायवर्सिटी जरूर है। जब तक इस देश में दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के यहाँ तमाम लोगों की डायवर्सिटी नहीं होगी सभी पदों पर, तब तक इसी तरह के खेल चलते रहेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आपको हमेशा सच से रूबरू कराया जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बंगाल में जो हो रहा है, सारी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। कैमरे के सामने मारपीट की जा रही है, ममता बनर्जी के दफ्तरों को नोचा जा रहा है। सोचिए, आज थोड़ा बहुत लोकलाज है, कल क्या होगा। इस देश में लाखों लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, कोई सवाल नहीं पूछता है। इस देश में अब बिजली के लिए हाहाकार मचता है, स्पीड मीटर को लोग आंदोलन बना के यूपी में फेंक रहे हैं, कोई टीवी अखबार में खबरें नहीं चलती है। इस देश में पानी की समस्या है, पॉल्यूशन है, यहां तक कि पुल गिर जाता है बनारस से लेकर बिहार तक, कोई टीवी अखबार में आपको खबरें नहीं चलती है। भ्रष्टाचार इस देश में है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, पॉल्यूशन की समस्या नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अस्पताल की समस्या, मतलब भारत सोने की चिड़िया बन गया। अगर आप टीवी और अखबार देखते हो तो आम लोगों से जाके पूछ के तो देखिए कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है। गैस को लेकर सवाल पूछिए लोगों से, गैस की क्या स्थिति है, कितनी महंगाई हो रही है। लेकिन टीवी अखबार ये सब खबरें इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि सरकार पर सवाल पूछेंगे लोग, सरकार के साथ पर बट्टा लगेगा। ये सब तब पत्रकारिता होती है जब सत्ता में कोई दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक या गैर बीजेपी की सरकार हो, गैर आरएसएस की। और इसकी वजह क्या है? जो आरएसएस की जाति है वही इस देश में चपरासी से लेकर एसपी, डीएम, कलेक्टर या मीडिया, जुडिशियरी में जो लोग बैठे हुए, जिनके दिमाग में जातिवाद भरा हुआ, जो हाईकोर्ट में बैठकर इस तरह के फैसले दे रहे हैं कि दलित पिछड़ा है तो थाने की जाकर सफाई करनी होगी। ये देश जाति प्रधान है साहब, यहां सारे फैसले जाति देखकर होते हैं। और ये मुल्क तभी बेहतर बनेगा जब हर जाति धर्म के लोगों को सत्ता में भागीदारी होगी, नहीं तो इसी तरह से फैसले दिए जाएंगे। कोई दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक को जमानत नहीं मिलेगी, किसी को टॉयलेट साफ करने के लिए कहा जाएगा, और कोई 10-10 लाख करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर ऐश कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र, संविधान बचना चाहिए और ये भ्रष्टाचार किसी की सरकार हो। हमने इसी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से 2G घोटाला, 3G घोटाला, जो अब सब झूठ साबित हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो इसके लिए जिम्मेदार है वो मीडिया। सोचिए, पिछले चुनाव आयोग का एक वीडियो दिखा रहा हूं जो मैंने कल कहा था। उन्होंने खुद कहा था कि 8:30 बजे वोट की काउंटिंग शुरू होती है, 8:30 बजे। 9 बजे के बाद ही पहला रुझान आता है। यहां तो 9 बजे के बाद 200 सीटें जिता दी जाती है दूसरी बीजेपी को और आरएसएस को। क्या इससे तमाम जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो दबाव में नहीं आते होंगे? ये हम किस देश में रह रहे हैं? जातिवाद इस देश के नस नस में भरा हुआ है। लेकिन जो जातिवाद से पीड़ित लोग हैं, जो जातिवाद के शिकार लोग हैं, वो या तो बोलने समझने को उनको सलाहियत नहीं है, उनको स्कूल कॉलेज से दूर रखा गया है, और जो सिस्टम के हिस्सा बने उनके जहन में डर इतना है
कि वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। आप सोचिए, हाईकोर्ट का जज कहता है कि ये दलित हैं, इनको थाने की सफाई करनी है। ये तमाम सवाल हैं जो उठते हैं। इसीलिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर जुडिशरी हो, डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए। हर जाति धर्म के जब जज होंगे। सोचिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक सत्याग्रह कर दिया। एक जज हैं स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने कहा कि वो उनके दोनों बच्चे सीबीआई के जो वकील हैं उनके यहाँ काम करती है, इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां तक कहा कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं, हम सुनवाई नहीं करेंगे, उनके कोर्ट में नहीं जाएंगे। बंदे ने हिम्मत दिखाई है। अब जज साहिबा ने कहा है कि वहां एमिकस, मतलब एक वकील दिए जाएंगे, 3 लोग वहां उपलब्ध नहीं होंगे, न केजरीवाल, न सिसोदिया और न दुर्गेश पाठक। कोई दलित पिछड़ा तो इतना भी हिम्मत नहीं कर सकता है। एक पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने साफ कहा मंच पर कि मैं शुक्ला हूं, इसलिए गरीबों की आवाज भी उठा सकता हूं, पत्रकारिता कर सकता हूं, मुसलमानों की आवाज उठा सकता हूं। दूसरा तो उठाएगा तो उसका करियर चौपट और बर्बाद हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमने देखा है, ये सच्चाई है। मैं इस देश के तमाम लोगों से कहता हूं कि संवैधानिक तरीके से संविधान बचाने के लिए हम लोग को सबको बोलना चाहिए। जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहा, संविधान नहीं रहा, संविधान को अगर हम सब लोगों ने नहीं बचाया तो हम सब लोग नहीं बचेंगे। फिर से इस देश में जातिवाद हावी हो जाएगा। वो तमाम लोग जो मुसलमानों के विधायक, असम में 18 मुसलमान लिख रहे हैं, वो जनरल क्यों नहीं लिख पाते हैं कि जनरल के कितने लोग इस देश में विधायक, सांसद और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए हैं। उसमें भी ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं तमाम सिस्टम में बैठे हुए हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक। उनकी संख्या लिख दीजिए। इसीलिए तो जाति जनगणना है कि किस जाति के लोग कहां कहां कितने संख्या में है और किसको आगे बढ़ाना है। ये जातियों में बटा देश तभी मजबूत मुल्क बन पाएगा जब यहां हर जाति को लगेगा कि हमारे लिए बराबर का मौका है और इस संविधान ने दिया है, बस उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि अब वो सड़कों पर निकलेंगी। तमाम वो खुद कह रही है हमें चुनाव आयोग ने चुनाव हराया है, हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिला। वो इसलिए कह पा रही क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से हैं। कोई दलित पिछड़ा तो ये भी नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। 80% 90% बैटरी कैसे चार्ज होता है? जब से ईवीएम आया है तब से दलित पिछड़ों की राजनीति खत्म हो गई है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में वोट जो है वो दलित पिछड़ों के पास ज्यादा है। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक 90% आबादी है, लेकिन इनके दलों के पास पैसा नहीं है, टीवी अखबार नहीं है, और इनके पास अधिकारी और कर्मचारी नहीं है जो इनके लिए न्याय करें या इनके लिए लड़े भिड़े। मान लीजिए कोई दरोगा होगा, वो हर जाति के वहां एसपी, डीएम, कलेक्टर, दरोगा होंगे, तभी तो सब एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही विचार के लोग होंगे, तो वो फिर अपने हिसाब से चलाएंगे। नहीं तो राज्य की पुलिस के बदले केंद्र की पुलिस क्यों भेजी जाती है? राज्य के गिनने के पड़ते केंद्र के कर्मचारी क्यों भेजे गए? क्योंकि उनको शक था कि जो राज्य चला रही है वो राज्य पर कंट्रोल करेंगे, जो केंद्र चला रहा है वो केंद्र पर कंट्रोल करेगा। तो बहुजन तो न राज्य में है न केंद्र में है, वो क्या कंट्रोल कर लेगा? जहां बहुजन है वहां सब कुछ ईमानदारी से होता है। तमिलनाडु देख लीजिए, स्टालिन हार गए, मायावती जी चुनाव हार गई, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। इस देश में कोई भी बहुजन दल या बहुजन नेता बार बार रीटेक नहीं करता है, और कोई लालू यादव कर भी ले तो एक ईमानदार टीएन शेषन प्रकट हो जाते हैं और साम दाम दंड भेद सब किया जाता है। ये सच्चाई है, और ये सब तब आप समझ पाएंगे जब आप पीएचडी करेंगे और इस तरह से आप बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे। अब जातिवाद उनके पास साथ होता है जो सिस्टम के हिस्सा है। आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, अपना जातीय काम कर रहे हैं,
सफाई का काम, खेती का काम, मेहनत मजदूरी, तो आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। अब जातिवाद उनके साथ होता है जो अपने जातीय पेशा से अलग सम्मान के पेशा में जाना चाहते हैं, जिन पेशा में उनको जाने पर रोक थी। देखते हैं इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे उन्होंने तथ्य रखी हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रीट पर, सड़कों पर मैं फिर कह रहा हूं, भारत में संविधान है, संवैधानिक मूल्य है। इस देश के 90% लोगों को जो भी मिलेगा वो संविधान से और अहिंसा के रास्ते पर। तो अपनी बात को हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर कीजिए, संविधान के दायरे में रहकर। और संविधान हमें आजादी देता है कि हम जातिवाद के खिलाफ फैक्ट के साथ बात करें। सोचिएगा, अंधविश्वास, जातिवाद के खिलाफ। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।